preparation which we had done for DUTA also, but now with many new developments, this has been updated, and there are some new interpretation. There were some clauses which were brought to our notice also while we were presenting in various places. So we have updated it, incorporated all those new things. तो सबसे पहले साथियों ऐसा है कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस की परिभाषा ये है कि 18 जुलाई 2018 से पहले जिनके प्रमोशन कैस 2010 के अंदर आते थे, वो सारे केसेस आज के दिन में पेंडिंग केसेस हैं. जो पेंडिंग केसेस हैं उनको रफली 3 सेक्शन ऑफ टीचर्स के बीच में बांटा जा सकता है. वो जो टीचर्स 2005 के आसपास परमानेंट हुए, ऐसे टीचर्स का एक प्रमोशन हुआ है या और दूसरा ये जो टीचर्स 2009 के आसपास परमानेंट हुए. तीसरी कैटेगरी वो है टीचर्स की, सेक्शन वो है जो 2014 से 2017 के बीच में परमानेंट हुए. तो ये हमारे रफली 3 कैटेगरी ऑफ टीचर्स हैं जिनके प्रमोशन ड्यू हैं. और डिफरेंट टीचर्स के लिए ऑप्शंस कई तरीके के हैं. कौन सी स्कीम्स के अंतर्गत हैं उसको सोचने के लिए जो पिछले 10 साल में 12 साल में हमारे ऊपर स्कीम्स लागू हुई, उनके बारे में मैं जल्दी से एक बार बता दूं. तो MPS 1998, उसके बाद कैस 2010, और कैस 2010 की कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं उनको कहना चाहती हूँ यहाँ. पहला नोटिफिकेशन आया 30 जून 2010 में, और सेकेंड अमेंडमेंट आया 14 जून 2013 में. और क्योंकि हम लोग DU में अडॉप्ट कर रहे थे उसके बाद इस रेगुलेशन को, इसलिए हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो सेकेंड अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड है, ना कि जो प्रिंसिपल रेगुलेशन आया. तो हम लोगों ने सेकेंड अमेंडमेंट को बेस बनाकर ऑर्डिनेंसेस अडॉप्ट किए 17 अगस्त 2013 में. और जब हम 17 अगस्त 2013 में ये अडॉप्ट कर रहे थे तो वहां पे लिखा गया था कि दे विल कम इनटू एक्शन, they will be implemented with effect from 17 अगस्त 2013. बट उसके बाद एक साल बाद लगभग 14 अगस्त 2014 में इसको पलटकर इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को 31 दिसंबर 2008 बना दिया गया. यानी कि जब से रेगुलेशन नहीं आया था तब से इसको जाके इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इसी को रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ API कहते हैं. और इसके खिलाफ बहुत सारे कोलीग्स जो हैं वो कोर्ट में है और डूटा की मदद से हैं. डूटा उनको मदद कर रहा है, लेकिन रिट पिटीशन जो फाइल्ड है, पिटिशनर्स जो है हमारे कोलीग्स हैं. फोर्थ अमेंडमेंट आया 11 जुलाई 2016 में, और ये इसी डेट से इंप्लीमेंट हुआ. तो एक तरीके से कैस 2010 2 लेयर्स में बटा हुआ है. एक वो जिनका 2016 से पहले, 11 जुलाई 2016 से पहले प्रमोशन है, उनके ऊपर सेकेंड अमेंडमेंट लागू होता है, और जिनका 11 जुलाई 2016 के बाद है उनके ऊपर फोर्थ अमेंडमेंट लागू होता है. 2018 जो है उसकी कुछ डेट्स इस तरीके की हैं. ये UGC रेगुलेशन आया 18 जुलाई 2018 में. It was adopted almost after a year, and it was notified on 3rd October 2019. You know that option form after much agitation came out on 3rd February 2020, and now a new notification has come. क्योंकि ये सारी स्कीम्स हम पे लागू हैं, इसलिए मैं जल्दी से इसमें बता दूं कि MPS 1998 में the first promotion was available after 4, 5, 6 years of teaching. इसमें 1 OC and 1 RC चाहिए था if you were a non-PhD. You needed only 1 orientation program if you were a PhD. For the second promotion from senior lecturer to reader or lecturer in selection grade, one needed a total of 9, 10, 11 years. और प्रोफेसरशिप सिर्फ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में था. कैस 2010 में आपको मालूम है कि API स्कोर जरूरी लाना था और वो स्टिपुलेटेड है हर एक प्रमोशन के लिए, बट रफली जो टाइम के हिसाब से और OCRC के हिसाब से दिस वाज द मिनिमम एलिजिबिलिटी. तो पहले के लिए 4, 5, 6 years total service, 1 OC, 1 RC. The second promotion to 8,000 came in 5 years after you had spent 5 years in 7,000. तो 7,000 में 5 साल स्पेंड करना जरूरी था, उसी के बाद 8,000 वाला प्रमोशन हो सकता था. एंड देन जो आपका
एसोसिएट प्रोफेसर है 9000 केजीपी का, उसके लिए आपको 3 years in 8000 and 1 RC, and PhD was not mandatory. So this became the most positive feature of your CAS 2010, that एक टीचर जिसके पास जिसका PhD जो है वो necessary नहीं था for, however you know that you had to um, get your API scores, और वो API स्कोर का जो मैंडेट जो पार्ट था, स्टिपुलेटेड API स्कोर था, वही इतना मुश्किल था कि टीचर्स का प्रमोशन नहीं हो पाया. फोर्थ प्रमोशन टू प्रोफेसरशिप वाज ओनली लिमिटेड टू डिपार्टमेंट्स, बिकॉज यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से आपके पास जितने एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट थी उसका 10% को प्रोफेसरशिप मिलना था. और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर का कोई पोस्ट नहीं होता, सिर्फ प्रमोशन से एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं सब लोग, इसीलिए ये हमारे कॉलेजेस के लिए लागू नहीं हुआ, और ना डूटा ने उसको मांगा क्योंकि वो लागू हो भी नहीं सकता था. दूसरा ये कि जो 10% प्रोफेसर बनते हैं उसमें 25% बाहर से आते और 75% हमारे प्रमोट होके जाते, तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बन जाता, इसलिए भी डूटा ने इसकी कोई डिमांड नहीं की. साथियों, लेकिन इसके बाद जो मैं कहना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो था काउंटिंग ऑफ पास सर्विसेज का इशू, ये जो मैंने एमपीएस 1998 में बताया और कैस 2010 में फर्स्ट लेवल पे बताया कि एक प्रोविजन था कि हम पास सर्विस काउंट कर पाए, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस के लेवल पे था, ये एसी और ईसी ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से था, लेकिन ये यूजीसी रेगुलेशन प्रोवाइड नहीं करता था, ना फिफ्थ रेगुलेशन में और ना छठे आयोग के रेगुलेशन में. ये पहली बारी काउंटिंग ऑफ पास सर्विस हमारा बना जब 2018 आया. 2018 में पहली बारी काउंटिंग ऑफ पास सर्विस माना गया. ये बात सही है कि उसको सिर्फ फर्स्ट सर्विस के लिए मांगा गया. तो अगर आपके पास number of years in the past service is more than what you require for the first promotion, then those years can't be counted, but you can count up till first year. Now this became a major issue in Delhi University starting from 2013. बहुत सारे audit objections आए जिन्होंने कहा कि जो ordinances हैं counting of past service पे in MPS 1998 and CAS 2010, they are not as per the UGC regulation, and therefore all the files came to a halt. सारी की सारी फाइल्स रुक गई प्रमोशन की और लोगों के प्रमोशन नहीं हो पाए. इसको पहली बारी हम लोग थोड़ा सा क्लिंच कर पाए जब 5 दिसंबर रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन हुआ, और वहां पे जब हमने काउंटिंग ऑफ पास सर्विस का मसला उठाया तो ये आया कि जितना आपका 2018 में बेनिफिट मिला है वो सारे पेंडिंग केसेस को काउंटिंग ऑफ पास सर्विस के उसमें दिया जाए, और जिसकी वजह से ये हुआ कि जितने पेंडिंग केसेस हैं उसमें आप कम से कम फर्स्ट प्रमोशन के लिए पास सर्विस को काउंट कर सकते हैं. इसके बाद एक जो लेटर हमारे पास आया इसी के बेसिस पे, वो 27 फरवरी 2020 को यूजीसी का एक लेटर है जो ये कहता है कि पेंडिंग केसेस में जितना बेनिफिट यूजीसी रेगुलेशन 2018 देता है काउंटिंग ऑफ पास सर्विस पे उतना आप दे दीजिए ताकि ईज आउट हो मैटर. ये जस्ट बिफोर द लॉकडाउन देयर वाज दिस लेटर. इट फाइंड्स इट्स बेसिस इन द 5 दिसंबर रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन. ये जो अभी 27 अगस्त 2020 को 27 अगस्त को लेटर आया, गाइडलाइन आई यूजीसी की, डीयू की, डीयू गाइडलाइंस ने इस चीज को थोड़ा क्लिंच किया है हमारे लिए, और ये पेज नंबर 1 पे पॉइंट नंबर 2 को अगर हम देखें वहां पे साफ लिखा गया है, द केसेस वेयर एड हॉक सर्विसेज और एनी अदर सर्विस other than the regular service has been counted for promotions that have already been operational shall not be reopened. यानी कि जिन साथियों का पहला प्रमोशन हो गया काउंटिंग ऑफ पास सर्विस पे यूजिंग 1998 या सेकंड प्रमोशन तक हो गया, रीडरशिप भी हो गया, उनके केसेस को रीओपन नहीं किया जाएगा अगर उनका फिक्सेशन हो चुका है, अगर काउंटिंग ऑफ पास सर्विस उनकी ऑपरेशनल है. This brings relief to a large number of teachers. Yes, एक बड़ा सेक्शन अभी भी है जिनका
वो चाहते हैं कि MPS 1998 की तरह उनका पूरा सर्विस काउंट होता तो बेहतर होता, क्योंकि उन्होंने एज एड हॉक 10 से 12 साल भी पढ़ा लिया। और आज के दिन में जब दोबारा परमानेंट अपॉइंटमेंट होंगे तो हमारे सारे दोस्त चाहेंगे कि उनका पूरा लेंथ ऑफ सर्विस काउंट हो, जिसके लिए लगातार डूटा जो है मेहनत करती रहेगी, आर्ग्यू करती रहेगी यूजीसी के साथ। लेकिन कम से कम ये स्टिपुलेट होने के बाद बहुत सारे टीचर्स जिनको रिकवरी की बात समझ नहीं आ रहा था, जिनका प्रमोशन का फाइल आगे नहीं चल रही थी यूनिवर्सिटी में, आज के दिन में जितनों का 7000 हो गया काउंटिंग पास सर्विस इन 1998, MPS 1998 या रीडरशिप हो गया, those cases at least that has been put to rest and now our promotion files can move forward. तो ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री, एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो टीचर्स को मिला। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान चाहती हूँ कि आप दें, 4 अगस्त 2015 में there was a UGC letter। लोगों का लीडरशिप, जो लोग लीडर अपॉइंट हुए हैं अब 30 जून 2010, यानी कि यूजीसी नोटिफिकेशन से पहले, कैश 2010 के नोटिफिकेशन से पहले, उनको आप पे बैंड 4 में प्लेस कीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर बनाइए विदाउट रिक्वायरिंग API स्कोर्स। नाउ दिस मींस दैट आज के दिन में जिनका रीडरशिप ड्यू है MPS 1998 के हिसाब से 30 जून 2010 से पहले, वो आज साथ ही इसके अंतर्गत अप्लाई करें फॉर रीडरशिप। रीडरशिप के इंटरव्यू के बाद, प्रमोशन के बाद ऑटोमेटिकली 3 साल काउंट करके उनको एसोसिएट प्रोफेसरशिप मिलना चाहिए। ये हमारी अपनी इसी ने 2015 में ही रिजॉल्व किया और इसको कॉलेजेस में भेजा। 2017 में भी जो कॉलेजेस को नोटिफिकेशन आया उसमें ये एक पॉइंट बना हुआ है कि जिनका रीडरशिप 30 जून 2010 से पहले है, जो रीडर बन गए हैं। नाउ द थिंग इज कि जो रीडर बन गए हैं और जिनका हुआ नहीं क्योंकि प्रोसेस नहीं हुआ, इन दोनों में यूनिवर्सिटी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। तो हमारे केसेस, बहुत सारे साथी हैं जिनके केसेस पेंडिंग है, जिनका काउंटिंग और पास सर्विस की वजह से ये फाइल्स आगे मूव नहीं हुई, तो वो आज दोबारा रीडरशिप के लिए अप्लाई करें और रीडरशिप मिलने के बाद 3 साल में ऑटोमेटिकली उनको पेमेंट 4 मिलना चाहिए, उनको एसोसिएट प्रोफेसर मिलना चाहिए। इसी चीज को आइडेंटिफाई यूजीसी ने किया है। और साथियों, रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपीआई में कोर्ट में ये मसला है और कोर्ट में यूजीसी को एफिडेविट देना पड़ा कि जब तक गैजेट नोटिफिकेशन, इनफैक्ट इट शुड बी सितंबर 2010, दैट इज व्हाट डूटा विल डिमांड, कि दिस should not be 30th June 2010, but it should be the day the gazette notification came. So that is like September 2010. यूजीसी खुद कोर्ट में ये कह रही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया, तब तक पुरानी ही स्कीम को चलना चाहिए था। लेकिन इसके आधार पे 6000 से 7000 वालों के लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ किनको फायदा करता है? ये नैरोली उन्हीं टीचर्स को फायदा कर रहा है जिनका 7000 से 8000 ड्यू है 30 जून 2010 से पहले का। पर हर एक कॉलेज में इनकी संख्या 3 से 4 है, तो पूरे यूनिवर्सिटी मिला के 200 टीचर्स हैं जो इस नोटिफिकेशन का हवाला देकर रीडरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैश 2018, ये बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन मैं जल्दी से बता दूं कि यहाँ पे पहली सर्विस के लिए आपका काउंटिंग और पास सर्विस होगा। आपको 1 ओरिएंटेशन रिफ्रेशर करना है, वेदर यू आर पीएचडी और नॉट पीएचडी, और ये सब मूव से भी हो सकता है, एफडीपी हो सकता है। 1 रिफ्रेशर कोर्स इज इक्वल टू एफडीपी ऑफ 2 वीक्स, एंड राइट नाउ 6000-7000 को एकेडमिक लेवल कहा जा रहा है। तो जो 6000 था वो 10 एकेडमिक लेवल है, 7000 is academic level 11. So this is your requirement. Colleges में स्कीम यूनिवर्सिटी से अलग है और कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल तक एपीआई स्कोर नहीं मांगा गया है, पब्लिकेशंस नहीं मांगी गई हैं, एज अपोज टू द यूनिवर्सिटी टीचर्स जहां पे हर एक लेवल पे आपको पब्लिकेशन चाहिए और जहां पर एसोसिएट बनने के लिए और प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई चाहिए। हमारे कॉलेजेस में सिर्फ प्रोफेसर बनने के लिए हमें एपीआई चाहिए होगा और पब्लिकेशंस चाहिए होंगी, पर एसोसिएट लेवल तक हमें कोई इस तरीके का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक चेंज इन डेजिग्नेशन नहीं है
तब तक सारा काम स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी से होगा. For second promotion, you have to spend 5 years in 7000 AGP. You have to spend 5 years in AL11 and then you will have एक चीज मैं साथियों को ध्यान दिलाने के लिए कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट लेवल में आपको असेसमेंट पीरियड में OCRC नहीं मांगा है, पर आने वाले दिनों में पेंडिंग केसेस की बात अलग है, पर आने वाले दिनों में जिनका 2021, 2023, 2024 में प्रमोशन ड्यू है, उन सारे साथियों का जो है FTP और RC असेसमेंट पीरियड में होना जरूरी हुआ करेगा. ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है. सिलेक्शन कमेटी होगी जब आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी एक PhD जरूरी है. इसके लिए PhD जरूरी है और यही फर्क है कैस 2010 से. जहाँ कैस 2010 में एसोसिएट बनने के लिए PhD जरूरी नहीं थी, आज के दिन में ग्रेड और डेजिग्नेशन दोनों के लिए आपको PhD होना जरूरी है. फॉर प्रोफेसरशिप there are these requirements: 10 publication in your entire, at least 10 publication in your entire career, out of which 3 should be in the assessment period, and a minimum score of 110 as given as mandated by table 2 of the UGC regulation. उसमें अलग-अलग चीजों के अलग-अलग मार्क्स हैं और आपको 110 स्कोर लाना है. जो पेज नंबर 81 है यूजीसी रेगुलेशन का, क्योंकि बहुत ऑफन हमसे सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि उनको एफडीपी कहाँ से करना है, तो ये जरूरी है कि आप पेज नंबर 81 पे देख लें. पेज नंबर 81 पे वो सारी एजेंटेड हैं जहां से एफडीपी जो है मान्यता होगी टुवर्ड्स प्रमोशन. अदरवाइज तो बहुत सारे कॉलेजेस भी एफडीपी कर रहे हैं, पर सारे कॉलेजेस जो एफडीपी ऑफर करते हैं वो प्रमोशन की ओर काउंट होंगे ये जरूरी नहीं है. वो आप अपने काम में दिखा सकते हैं बट नॉट टुवर्ड्स प्रमोशन. फॉर प्रमोशन टीएलसी से आपका एफडीपी करना जरूरी है या मूक या स्वयं से. So these are things which you should read on page number 81 of the UGC regulation. और यूजीसी रेगुलेशन ने और अब ऑर्डिनेंसेस ने हमारे काम को 2 भागों में बांटा है. हर साल हमें एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा और हमारे काम 2 भागों में है. एक है टीचिंग, जिसमें आपको दिखाना होगा कि कितने प्रतिशत आपने क्लास ली, कितनी आपने क्लास ली, इसका बात लिखना पड़ेगा. और सेकंड टेबल है एक्टिविटी 2 है, जिसके A to G पार्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका जो एग्जामिनेशन वर्क है और साथियों एग्जामिनेशन वर्क में आपका इंटरनल असेसमेंट भी आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आएंगे जो आप कॉलेज के लिए करते हैं, और जो सेमेस्टर एंड एग्जाम के लिए पेपर सेटिंग, इन्विजिलेशन आप सब लिख सकते हैं. दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो आप कॉलेज सोसाइटी के लिए काम करते हैं या कोई सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज किया हो कॉलेज लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे. और 3 फील्ड्स हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आपके अपने पेपर्स, आपके PhD स्टूडेंट्स, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट. पर ये जो 2 एक्टिविटी है जिसमें ये A to G पार्ट है, इसमें किन्हीं 2 एक्टिविटी को कर लेने से आपको सेटिस्फैक्टरी मिलेगा और 2 एक्टिविटी से ज्यादा करने से आपको गुड मिलेगा. इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, किसी एक्टिविटी का कोई पॉइंट नहीं है, आपको बस ये दिखाना है कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं. तो ये फर्क है API से. इसलिए दस्तावेजों का स्क्रूटिनी उस लेवल का नहीं होगा जितना API में होता है, क्योंकि आप पॉइंट क्लेम करते हैं तो उसका स्क्रूटिनी भी ज्यादा होता है. इसके साथ साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूनिवर्सिटी का अलग है, लाइब्रेरियंस का भी क्राइटेरिया अलग है और उसको हम लोग देख सकते हैं यूजीसी रेगुलेशन में पेज 84 फॉर एनी अदर डिटेल्स. स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी के बारे में जल्दी से बात कर दूं. जो पहले 2 प्रमोशन है 6000 से 7000, 7000 से 8000, वो स्क्रीनिंग के बेसिस पे होंगे और उसकी जो कमेटी है उसके लिए भी एक्सपर्ट्स को आपको यूनिवर्सिटी से मंगवानी होगी लिस्ट. तो प्रिंसिपल, टीचर इंचार्ज, अप्रेजल फॉर्म पे भी टीचर इंचार्ज के साइन होंगे. आप अपने पुराने टीचर इंचार्ज को नहीं ढूंढेंगे, जो आज के दिन में टीचर इंचार्ज है उसी का एक काम का ये पार्ट बन गया कि वो अप्रेजल फॉर्म को साइन करे. इवन जो पास्ट अप्रेजल फॉर्म है वो टीचर इंचार्ज ही साइन करेगी या करेगा. तो प्रिंसिपल, टीचर इंचार्ज एंड 2 एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इज योर स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी. और जिसमें से 3 लोगों का जो लोग 3 लोग हैं जिसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना जरूरी है, इज योर कोरम. फॉर द सिलेक्शन कमिटी
The selection committee is same, which is there for recruitment. और अब गेस्ट लेक्चरर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी है वही सिलेक्शन कमेटी इन प्रमोशन के लिए भी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी टीचर का रिजेक्शन होता है तो 1 साल बाद दोबारा वो आवेदन दे सकते हैं, जैसे कि अभी की स्कीम्स में भी है। और डिसीजन ऑफ स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी शैल बी फाइनल इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट। ऑप्शन फॉर्म एंड व्हाट आर योर ऑप्शंस। तो जितने पेंडिंग केसेस है, पहले तो जो मैंने पेंडिंग केस का डेफिनेशन बताया कि जितनों का भी कैस 2010 के अंतर्गत आ रहा है वो पेंडिंग केस है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पेंडिंग केस। तो यानी कि 18 जुलाई 2018 से पहले जितने प्रमोशन है वो पेंडिंग केस है। पर जिन साथियों का किसी वजह से एमपीएस 1998 रह गया हो, यानी कि 31 दिसंबर 2008 से पहले का हो और किसी वजह से नहीं हुआ, वो एमपीएस 1998 में कवर होगा। और एक नैरो सेक्शन ऑफ टीचर्स जिसका मैंने आपको बताया यूजीसी लेटर के बाद, जो रीडरशिप जिनका ड्यू है वो एमपीएस 1998 से होगा। बाकी सारे जो दोस्त हैं वो कैस 2010 के अंतर्गत आते हैं और वो पेंडिंग केसेस हैं। और ये ऑप्शन हमें मिला है। एक तो ऑप्शन में ये है कि हम लोग कैस 2018 से प्रमोशन दे लें, और दूसरा ये है कि कैस 2010 और उसके अमेंडमेंट जो हैं उसके ऊपर एक रिलैक्सेशन एपीआई का ले लें। रिलैक्सेशन क्या है कि आपकी कैटेगरी 1 के मार्क्स देखे नहीं जाएंगे और आपके यानी कि आपका जो कॉलेज के प्रति काम था और जो आपका रिसर्च एक्टिविटी था उन दोनों के पॉइंट्स को मिलाकर देखा जाएगा। किसी एक कैटेगरी में मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज द रिलैक्सेशन। अब जितना हमारा आज के दिन में क्लैरिटी है उस हिसाब से आप किस कैश फॉर्म को भरेंगे। अगर आपने सेकंड ऑप्शन लिया तो आप किस कैश फॉर्म को भरेंगे। तो जो क्लैरिटी आज के दिन में है वो ये कि अगर आपका 16 जुलाई 2016 से पहले का प्रमोशन है, अगर आपका प्रमोशन ऊपर है 16 जुलाई 2016 से पहले, तो आप अमेंडमेंट 2 जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किया था 1 नवंबर 2013 में, जो हमारी ईसी ने अडॉप्ट किया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए एपीआई स्कोर और उसके ऊपर आप ये रिलैक्सेशन ले लीजिए। और अगर आपका प्रमोशन 11 जुलाई 2016 के बाद का है तो आप उसका फॉर्म भरें और उसके ऊपर ये रिलैक्सेशन इम्पोज कर दें, सुपर इम्पोज कर दें। साथियों इसके बाद यूजीसी रेगुलेशन का क्लॉज 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यहाँ फॉन्ट साइज छोटा है लेकिन आप लोग सब पढ़ें क्लॉज 6.3 और इसका 1। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि ये पेंडिंग केसेस के सामने ऑप्शन जो दिया गया है वो 3 साल के लिए दिया गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारे कोलीग्स अपना प्रमोशन के फॉर्म फौरन डाल दें। और सिर्फ एक प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन का नहीं। ये बात सही है कि जब से 6000 से 7000 नहीं होगा तो 8000 कैसे प्रमोशन होगा, 9000 कैसे होगा। पर क्योंकि ये हमारे पास डेडलाइन है इसलिए जरूरी है कि हम तीनों प्रमोशन का अलग अलग पेपर फाइल कर दें। अगर हमारा केस पेंडिंग केस है, अगर 18 जुलाई 2018 के बाद प्रमोशन है, वो लोग साथी रुक सकते हैं टिल द पहला वाला प्रमोशन हैपेंस। पर जिन लोगों के सारे प्रमोशन या 2 प्रमोशन ड्यू है 18 जुलाई 2018 से पहले, तो इस डेडलाइन का ध्यान रखते हुए कि अगली जुलाई तक ही ये ऑप्शन है। डोटा लिख रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए कोविड सिचुएशन देखते हुए भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हालात देखते हुए भी, पर अभी ये डेडलाइन शिफ्ट नहीं हुआ है। तो इस डेडलाइन को मानते हुए हम अपने सारे पेपर्स डाल दें। तो 6000 से 7000 के लिए मैं एक दस्तावेज दे दूं, 7000 से 8000 के लिए दे दूं, 8000 से 9000 के लिए दे दूं, और जो हम मेरे 7000 या 8000 बाद वाले प्रमोशन है उस पर लिख दूं कि मैंने 6000 के लिए अप्लाई किया है और अगर वो मिल जाता है तो विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट मैं 8000 के लिए एलिजिबल हूं। ऐसे ही 9000 का लिखते हुए आप कह दीजिए कि मैंने 8000 तक का दे दिया है और अगर वो हो जाता है प्रमोशन, वो प्रोसेस में है, मैं कॉलेज से अपील करती हूँ कि जल्दी हो जाए, और अगर वो हो जाता है तो मेरा 9000 इस दिन से ड्यू है और ये उसके कागज हैं। तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर दीजिए। ओरिजिनल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ही रहेगी। ये बार बार बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता रहता है कि कैश 2018 से लेंगे तो क्या आज की डेट तो नहीं हो जाएगी। तो मैं पढ़ कर आपको सुना दूंगी
जो 2 लाइनें हैं जिसका इंटरप्रिटेशन यही है कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ही रहेगी, और एक ब्रॉड आइडिया कि अगर क्लास 2018 लेकर मुझे प्रमोशन लेना है तो ये ऑप्शन सरकार को देने की जरूरत नहीं, ये मेरे पास है। कोई भी टीचर कह सकता है कि मैं पुरानी स्कीम में फिट नहीं था, अब फिट हूं, अब दे दो। तो अगर ऑप्शन दे रही है सरकार तो ऑप्शन का मीनिंग ही तब है कि वो बैकडेट से मुझे ऑप्शन मिल रहा है। अदरवाइज ये ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं कि मैं खुद ही कंडो अपने साल फेंक सकती हूँ और कह सकती हूँ मुझे आज से दे दो, तो वो तो फिर ऑप्शन बना नहीं। तो ये लॉजिकल भी है और ये लिखा गया भी है, इसमें कंफ्यूजन का कोई स्पेस नहीं है कि वो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से ही आपको मिलेगा। और लास्ट चीज ये कि कहीं ये नहीं लिखा कि अगर आपने एक स्कीम ले ली 6,000 से 7,000, मैंने 2018 के हिसाब से ले लिया, तो मुझे अपने सारे प्रमोशन उसी से करवाने। इसलिए आप हर प्रमोशन को एक अलग इकाई सोचेंगे, एक अलग एंटिटी सोचेंगे और अपने से सवाल पूछेंगे कि मेरे लिए कौन सी स्कीम बेहतरीन है, मेरे लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, और उसी हिसाब से आप आगे उस प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे। लीव पीरियड पे एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो मैं आपको रेफर कर दूं। आपको मालूम है एपीआई जब लगा तो सबसे ज्यादा जो महिलाओं का स्पेशली मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव या जो साथी स्टडी लीव पे थे, उनके पास कोई एपीआई स्कोर ही नहीं बनता था असेसमेंट पीरियड में, तो उनके भी प्रमोशन बिल्कुल रुक गए। 5 सितंबर 2018 को ये एक लेटर आया यूजीसी का जिसने कैश 2010 के संदर्भ में कहा कि हम जितनी पेड लीव है, आपका असेसमेंट पीरियड 5 साल है, आप 3 साल लीव पे रहे, इस पीरियड को हटा देंगे, 2 साल पे ही आपको असेस करेंगे और उसी का मान लेंगे कि अगर आप यूनिट में रहते तो वैसा ही काम करते, तो उसी असेसमेंट को जो 2 साल के आधार पे है उसको ही एक्स्ट्रापोलेट कर लिया जाएगा पूरे समय के लिए, और इसीलिए पेड लीव लेने में आपका कोई घाटा नहीं हुआ है, एक तरीके से उन्होंने इस चीज को कहा। यही चीज आज के दिन में फुटनोट में है, टेबल 1 ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन, साफ तौर पे लिखा गया है पेड लीव हो, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, डेपुटेशन, इवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो एकेडमिक काम के लिए होती है, वहां एकेडमिक भी नहीं लिखा, लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। इन सारी लीव्स के लिए आपको कैश 2018 अपने रेगुलेशन में कह रहा है कि आपको असेसमेंट पीरियड में से लीव पीरियड हटा दिया जाएगा, जो बचा हुआ टाइम है उसके ऊपर असेस करके उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाएगा बाकी पीरियड के लिए। तो दिस रिजॉल्व्स केसेस ऑफ मेनी टीचर्स। का पार्ट है वो मैंने आपको बताया टेबल 1 में। ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स, साथियों एक 16 अक्टूबर 2018 में लेटर आया था जिसने कहा था कि जो रिक्वायरमेंट है वो डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो हमने बढ़ा के 31/12/2018 कर दी। तो हमारा पहला इंटरप्रिटेशन ये चला कि जिनका 31/12/2018 तक हो गया उनको रिलैक्सेशन है, उनका कोई बात नहीं, स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं भी किया ओसीआरसी तो कोई बात नहीं, लेकिन our attention was drawn to these clauses and it is very important। और ये बात सही है, हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं कई बारी। रेगुलेशन का पार्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जिनका भी 31 दिसंबर 2018 तक प्रमोशन है, प्लीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ पेंडिंग की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब 18 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक की भी बात कर रहा है। इन सारे लोगों का जिनका भी 31 दिसंबर 2018 से पहले का प्रमोशन है, उन सारों को ओसीआरसी कोर्स करना मैंडेटरी नहीं है। ये एग्जेम्पशन इन कंप्लीटिंग द ओसीआरसी की बात नहीं कर रहा, पूरी तौर से ओसीआरसी मैंडेटरी नहीं है इस बात को कह रहा है। सेम क्लॉज को हमारे ऑर्डिनेंस में जो है पेज नंबर 45 में इंक्लूड किया गया अंडर पेंडिंग केसेस। तो यूनिवर्सिटी ने कम से कम पेंडिंग केसेस के लिए इसको आइडेंटिफाई करके कहा है कि 18 जुलाई 2018 से पहले के जिनके प्रमोशन बाकी हैं उनके लिए ओसीआरसी मैंडेटरी नहीं होगा, यानी कि ये कि सिलेक्शन कमेटी इस आधार पे या स्क्रीनिंग कमेटी इस आधार पे आपको मना नहीं कर पाएगी, प्रमोशन डिनाई नहीं कर पाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इट ब्रिंग्स रिलीफ टू अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स। ऑर्डिनेंस अगर रेगुलेशन का हवाला देंगे तो कुछ और साथियों का फायदा हो सकता है जिनका प्रमोशन 31 दिसंबर 2018 तक है। इसके बाद साथियों मैं समराइज कर दूं, एक ये केस एमपीएस 1998 कौन अप्लाई करेंगे, वो जिनका रीडरशिप 30 जून 2010 से पहले का है।
वो लोग अपना रीडरशिप लें। हर एक कॉलेज में ये 4 से 5 लोग हैं, 200 लोग होंगे पूरे यूनिवर्सिटी में। वो 30 जून 2010 से पहले इस लेटर का हवाला देते हुए, इसी रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए रीडरशिप के लिए अप्लाई करें। उसकी सिलेक्शन कमेटी के बाद ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी को पे बैंड 3, पे बैंड 4 आपको देना होगा और आपको एसोसिएट प्रोफेसर देना होगा। ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे केसेस प्रोसेस हो चुके हैं। कॉलेज टीचर्स के इसलिए प्रोसेस नहीं हुए थे क्योंकि काउंटिंग ऑफ पास सर्विस अटका हुआ था। पर दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ऐसे साथियों को दोबारा से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा एसोसिएट बनने के लिए, एक ही फॉर्म से। और आपको मालूम है एमपीएस 1998 की खूबसूरती ये है कि वो कंसोलिडेटेड काम को देखती है, वो किसी पूरे आपका जो अभी तक प्रोफेशनल लाइफ है उसको बांटती नहीं है इन असेसमेंट पीरियड। तो आपने जितना काम किया है उस प्रमोशन फॉर्म में भरिए और आप अपने लिए अप्लाई कीजिए, जिनका भी 8,000 ड्यू है 30 जून 2010 से पहले। बाकी सारे दोस्त जो टेक अवे है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन वो ये है कि 6,000 से 7,000 ड्यू हो या 7,000 से 8,000 ड्यू हो, और अगर आप पीएचडी हैं तो 8,000 से 9,000 भी। Please apply under CAS 2018 because it does not divide your work, does not give points to your work, therefore the scrutiny will be less. कम पेपर को देखा जाएगा, यही देखा जाएगा कि आप इन्वॉल्व हो, काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन एक एक पॉइंट के लिए बाल की खाल नहीं उधेड़ी जाएगी। जैसे कि होता है, आपने सुना होगा प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया था 1200 पॉइंट से, कट कटा के वो 400 पे आ गए। तो इस तरीके का नहीं होगा। अगर आपने डिपार्टमेंट में किसी कोलीग से बात किया हो तो वहां पे भी ये होता है, सिलेक्शन कमेटी या स्क्रीनिंग कमेटी बार बार बुलाकर पेपर्स अटैच करवाती रहती है क्योंकि उसे एक एक पॉइंट प्रूव करना होता है। कैस 2018 में ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप 6,000 टू 7,000, 7,000 टू 8,000 सारे केसेस में, और जहां पीएचडी हैं आप लोग पेंडिंग केसेस में आप कैस 2018 ले लीजिए। सिर्फ जहां पे पीएचडी नहीं है साथी, वहां उनको 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या उनका रिलैक्स्ड एपीआई से पीएचडी के बगैर कैस 2010 के अंतर्गत उनको एसोसिएट मिल सकता है कि नहीं। वही साथी अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करें और कैस 2010 के हिसाब से रिलैक्सेशन लेकर कोशिश करें कि उनको एसोसिएट प्रोफेसरशिप मिले। ये समरी है। सारे पेंडिंग केसेस के लिए आपको क्या क्या देना होगा। आपको एक कवर लेटर चाहिए, कवर लेटर इस प्रेजेंटेशन का पार्ट ही है। ऑप्शन फॉर्म देना होगा। अगर आप लोग कैस 2018 के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो पीबीएस फॉर्म है जो प्रमोशन है उसके लिए, उसी का एनेक्शर है एपीआर फॉर्म्स। एपीआर फॉर्म जो आप साल साल भरते रहते हैं वो एनेक्शर बनेंगे आपके प्रमोशन के फॉर्म का, क्योंकि प्रमोशन आपका 5 साल बाद या 3 साल बाद हो रहा है, उसके साथ 3 एपीआर लगेगा या 5 एपीआर लगेगा डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट पीरियड। तो ये इसका दस्तावेज बनाएगा। और अगर आप कैस 2010 कर रहे हैं तब भी कवर लेटर, ऑप्शन फॉर्म जिसमें आप लिखेंगे कैस 2010 विद रिलैक्स्ड एपीआई एंड कैलकुलेशन ऑफ कैटेगरी 2 एंड 3 पॉइंट्स मिलाकर आप दिखाइए कि आप एलिजिबल हैं। तो ये दस्तावेज बनेगा अगर आप कैस 2010 विद रिलैक्स्ड एपीआई लेते हैं। कोई भी अपनी ओरिजिनल स्कीम में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि उतना ही ज्यादा स्क्रूटिनी बढ़ जाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द स्कीम अंडर विच you actually are entitled for a promotion. But all pending promotion we will suggest should either be with CAS 2018, and in a very narrow section those who are not PhD should apply for CAS 2010. ये जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें आपका एक चीज मिसिंग है फील्ड, वो है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आप ऊपर लिखेंगे आई हियर बाय ऑप्ट कैस 2018 अगर 18 कर रहे हैं, फ्रॉम एजीपी दिस टू दिस, और एएल लिख सकते हैं फ्रॉम एएल 10 to 11 या 11 to 12 विद इफेक्ट फ्रॉम, आप अपने हाथ से लिख दीजिए, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी डाल दीजिए, और नीचे आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, कॉलेज, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। Date of initial appointment is your appointment in the unit, not when you were working as ad hoc teacher elsewhere or you were doing temporary post elsewhere. वो नहीं लिखना है आपको, date of initial appointment in the unit करना है। और अगर आप CAS 2010 with relaxed API कर रहे हैं तो आप यहाँ CAS 2010 लिख दीजिए, यहाँ पे भी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी डालिए। वैसे यहाँ साफ तौर पे लिखा है कि CAS 2010 एज पर क्लॉज 6.3, पर इसी बात को नीचे भी रिपीट कर देने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये कि जो कवर लेटर की बात है उसमें आप साफ लिख दीजिए कि ये मेरा प्रमोशन के कागज हैं इस लेवल से इस लेवल तक, और
अगर अनोमली कमिटी रिपोर्ट में किसी और नए तरीके की राहत मिलती है या आपका रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपीआई का कोर्ट केस चल रहा है, अगर आप लोग पिटिशनर हैं या आप लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, तो आप कहिए कि जो काउंटिंग ऑफ पास सर्विस के ऊपर या डेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे कोई एक राहत मिलती है तो मैं अपना ऑप्शन दोबारा रिवाइज कर पाऊँ प्रमोशन, ये मेरे को इजाजत होनी चाहिए। और ये कवर लेटर है जो MPS 1998 में लीडरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम दे दिए गए हैं और नीचे एक कैवियट लिख दिया गया है कि आप मेरा प्रमोशन जल्द से जल्द प्रोसेस करें, ताकि अगर कोई और एडवाइस है मेरे लिए तो मैं यूजीसी रेगुलेशन 6.3 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 स्टिपुलेटेड टाइम में, जो कि आपका 17 जुलाई 2021 तक का है, उसमें फौरन अप्लाई कर सकूं। तो ये केवियट के साथ आप एक तरीके से कॉलेज को जिम्मेवार बना रहे हैं कि वो आपका प्रमोशन फौरन करे। तो साथियों, यही प्रेजेंटेशन है।